कहानी से शुरू करते हैं आज। बहुत पुरानी बात है, गांव में एक औरत ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया। अब पूरी फैमिली बहुत खुश थी क्योंकि 5 बेटे पैदा हुए थे। पर दिक्कत ये थी कि ये जो 5 बेटे थे ना, इनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे बिल्कुल इस तरह से। देख रहे हैं आप, मतलब मेरी क्रिएटिविटी का अपेक्स है ये, इससे ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकती मैं। तो अब ये जो 5 बच्चे थे, जो काम भी करते थे इनको साथ में करना पड़ता था, जहां भी जाते थे इनको साथ में जाना पड़ता था, बड़े भी साथ में ही हो रहे थे। अच्छा, अब इनकी मम्मी ने इनका कुछ अच्छा सा नाम रखा होगा, हम लोग दूसरा कुछ नाम रख देते हैं, मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ABCDE मान लो यार, अभी के लिए ABCDE नाम मान लो। तो ये लोग जब बड़े हुए तो इनको जॉब करने के लिए किसी दूसरे गांव जाना था। अब पुरानी बात है तो पहले तो पैदल जाना पड़ता था, ऊपर से रास्ते में जंगल भी पड़ता था। तो ये लोग जा रहे थे, आधे जंगल पहुंच पाए थे कि ए को शेर की आवाज सुनाई दी। तो ए ने सबसे कहा कि देखो यार, शेर की आवाज आ रही है, हम लोगों को थोड़ा चौकन्ना हो जाना चाहिए। लेकिन बाकी सबने कहा कि यार देखो, जंगल है, जंगल में तो शेर की आवाज आती रहती है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ा ही ना है कि हम चलेंगे नहीं तो फिर हम पहुंचेंगे कैसे, रात हो जाएगी यहीं पे। बात भी सही थी, सब लोग आगे बढ़ते गए, शेर की आवाज और तेज होती गई। ये सबको बार बार अलर्ट करता रहा, लेकिन सारे लोग आगे बढ़ रहे थे क्योंकि कहीं शेर दिख नहीं रहा था, सिर्फ आवाजें आ रही थी। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद में शेर दिखाई भी देने लगा, मतलब क्लियरली नहीं लेकिन दूर से दिखाई देने लगा। तब इन्होंने कहा कि अब देखो, अब तो दिखाई भी दे रहा है ना, हमारी ही तरफ आ रहा है, अब तो कम से कम कुछ करो। हम लोग सोचते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, इससे बचने का सोचो, हम लोग भागते हैं। लेकिन कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जो बी था ना, इसने कहा कि देखो यार, ये बात तो तुम सही कह रहे हो कि ये आ रहा है हमारी तरफ, लेकिन बड़ी दूर है। ऐसा करते ऑपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे भी चलना शुरू करेंगे ना, तो भी हम लोग इससे बच जाएंगे। तो ए शेर की ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा था, बी धीरे धीरे ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा था। ये जो सी है ना, इन महाशय का स्टैंड ये था कि यार, जिधर मेजोरिटी होगी हम तो उधर जाएंगे। मतलब इनका खुद का कोई स्टैंड नहीं था, इनको जिधर ज्यादा लोग जा रहे हैं उधर की तरफ, प्योर डेमोक्रेटिक। ये दोनों जो थे ना, डी और ई, ये बहुत बदमाश लोग थे। इन्होंने कहा कि नहीं देखो, हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हमको वो जॉब चाहिए, अगर हम लोग नहीं पहुंचे तो वो जॉब हाथ से चली जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये लोग फिर से आगे बढ़ते रहे। अब ये बेचारा ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा था, लेकिन ये बाकी सारे लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, तो ये अकेला तो अपोजिट डायरेक्शन में उतना तेजी से एफर्ट नहीं कर सकता था। शेर बहुत करीब आ गया। अब की बार में ए बिल्कुल पूरी ताकत से बोला कि अब हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अगर हम लोग नहीं भागेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। बी ने अपनी स्पीड थोड़ा तेज कर दी। ये अभी भी मेजॉरिटी ढूंढ रहे थे। इन दोनों ने आंख पे हाथ रख लिया और कहा, कहाँ है शेर, हमें तो नहीं दिख रहा। जब दिख नहीं रहा है तो फिर है ही नहीं, आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमको वो जॉब चाहिए, हम लोगों को रात होने के पहले दूसरे गांव पहुंचना है। सारे लोग आगे बढ़ते रहे। शेर ने इन सबको फाइनली खा लिया और ये लोग मर गए। बस यही थी कहानी। इस कहानी में ये जो 5 भाई है ना, ये ह्यूमन रेसेस को, यानी हम सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके हाथ आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो शेयर डेस्टिनी है हम लोगों का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने अपने एक वीडियो में इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से इस धरती का हर जीव, हर जंतु एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे हम सारे लोग शेयर डेस्टिनी से बंधे हुए हैं। जंगल इस धरती को, इस एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेर क्लाइमेट चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरे गांव में जो जॉब है ना, वो सो कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। अब इस कहानी के बेसिस पे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज एनवायरनमेंट के इश्यूज को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम लोगों का क्या स्टैंड है, पूरी दुनिया के लोगों का क्या स्टैंड है। अब देखिए, मैंने तो अपनी क्रिएटिव लिबर्टी लेकर के इस कहानी को बनाया है, आपको प्रैक्टिकल लग रही हो या ना लग रही हो, लेकिन आज की दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के हमारी पोजीशन है ना, वो कुछ ऐसी ही है। कुछ लोगों को तो प्रॉब्लम की सीरियसनेस समझ में आ रही है, वो एक्शंस भी लेना चाहते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम की सीरियसनेस तो समझ में आ रही है, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और कुछ लोग तो इतने बदमाश हैं जो आंखों पे हाथ रख करके बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम तो है ही नहीं। लेकिन आंखों पे हाथ रखने से कहीं प्रॉब्लम थोड़ा ही ना खत्म हो जाती है, उसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। आज मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे साइन एक्सप्लेन करूंगी जिनसे ये पता चलता है कि शेर सच में हमारी तरफ आ रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज सच में हो रहा है। अब अगर आप चाहें तो यहां पर इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, मतलब अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऐसा करके आप खुद को ही नहीं और लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं।
See, it's not just about you, it's not just about me, it's about our collective responsibility toward mankind, toward humanity. हेलो दोस्तों, मैं हूं सुविधा वाजपेयी। स्वागत है आपका इको टॉक में। हियर वी टॉक फॉर एक्शन। इस टाइम रात का 11 बज गया है। मैं खाना खा करके सो जाऊंगी, बाकी का वीडियो कल बनाऊंगी। देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि एक शिफ्ट में मैं जब पूरा वीडियो बनाती हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि दिन के छोटे छोटे पार्ट्स में अपने अलग अलग काम करते हुए मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगी। फाइनली तो इन्फॉर्मेशन ही देना है ना। होपफुली यू विल टॉलरेट दिस। तो कुछ क्वेश्चन पूछकर पहले वार्म अप करते हैं, उसके बाद में बाकी का काम शुरू करेंगे। अब क्या छोड़कर जाने वाले हैं अपने वर्तमान और भविष्य के बच्चों के लिए? पैसा। कितना पैसा? घर। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो आज के घर है वो आज के 20 साल बाद 25 साल बाद रहने लायक रहेंगे। जमीनें। कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरह की क्लाइमेटिक सिचुएशंस बन रही हैं, जिस जगह आप जमीन ले रहे हैं वो जगह फ्यूचर में रहने लायक रहेगी। एजुकेशन तो ओसामा बिन लादेन भी था, बट एजुकेशन इज गुड, इट्स गुड। हाँ प्लीज। और एजुकेटेड होना ही नहीं, अवेयर होना भी बहुत जरूरी है। व्हाट एल्स? कमेंट थ्रेड में मुझको बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप उनके लिए वो रिसोर्सेज छोड़कर जाने वाले हैं जो रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं, जैसे साफ हवा, पानी, सुहावने मौसम, खाने लायक खाना, रहने लायक दुनिया, उपजाऊ जमीन। आपने कभी सोचा है कि वो पानी जिसे हम मुफ्त का मानकर वेस्ट करते रहते हैं, उसी पानी की वॉल स्ट्रीट में ऑलरेडी ट्रेडिंग शुरू हो गई है फ्यूचर कमोडिटी के रूप में। आने वाली जनरेशंस को डीजल और पेट्रोल की तरह खरीदना पड़ेगा पानी। देखिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ अगर आपको मेरी बातें हार्श लग रही हो, लेकिन अगर हम लोग नहीं सुधरे तो फ्यूचर इससे बहुत ज्यादा हार्श होने वाला है। विल सी यू आफ्टर वन राउंड। ओके, डन। वेदर पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, ईटेबल्स की न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म होती जा रही है, नेचुरल डिज़ास्टर और ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। हम सारे ही लोग इन सारी चीज़ों को फील करते हैं। ओके, गिव मी 2 मिनट्स। ओके, बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जिनको आप डायरेक्टली देख सकते हैं, अपने आंखों से फील कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साइन भी हैं जिन्हें डायरेक्टली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को फील ज़रूर किया जा सकता है। तो मैं आपके साथ में इनडायरेक्ट साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज और डायरेक्ट साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज दोनों ही डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की मैं उन इनडायरेक्ट इंडिकेशंस की बात करूँगी जो डायरेक्टली तो हमको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमें फील होते हैं। हमें ये तो समझ में आता है कि ये चेंजेस हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में। इनमें सबसे पहला तो बाढ़ है, फ्लड है। पिछले 50 सालों में साउथ एशिया में बारिश के पैटर्न बहुत तेज़ी से चेंज हुए हैं और ये ऑब्वियसली हर किसी को फील भी हो रहा है। पिछले 50 सालों में जो बारिश की इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम होता जा रहा है या फिर इरेगुलर होता जा रहा है। जैसे अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर जो मॉनसून पहले 2.5 या फिर 3 महीने का होता था, अब वो सिकुड़ करके 15 दिन या फिर 1 महीने का हो गया है। तो जब ज़रूरत होती है उस टाइम तो बारिश ही नहीं होती है, लेकिन फिर अचानक से बारिश होती है और वो इतनी तेज़ होती है कि बाढ़ आ जाती है या फिर पानी पूरा कंटेमिनेटेड हो जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा 2019 और 2020 में आसाम और बिहार में बहुत ही खतरनाक बाढ़ आई थी। ये बाढ़ इतनी खतरनाक थी कि 2019 में लगभग 1,24,00,000 लोगों को दुष्प्रभावित होना पड़ा था फ्लड की वजह से, और 2020 में लगभग 55 लाख लोग या तो विस्थापित हो गए थे, अपने घरों से मर गए थे, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज का लॉस हुआ था, उनके जानवरों का मतलब ओवरऑल बहुत नुकसान हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि केवल यही 2 ऐसे साल थे जिनमें इतना नुकसान हुआ था। एनुअल इवेंट है, हर साल ही बाढ़ की वजह से इन दोनों राज्यों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल यही 2 राज्य हैं जिनके ऊपर बुरा असर पड़ता है, बहुत सारे और ऐसे राज्य हैं, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे केरला हो, महाराष्ट्र हो और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, इन सारे राज्यों में बहुत नुकसान होता है, एनुअली बहुत नुकसान होता है फ्लड की वजह से। इसके अलावा जो हमारे ये बाकी के नदर्न स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और रीजन वही होता है,
बारिश के जो टाइम है वो बहुत छोटे हो गए हैं, मतलब जो ओवरऑल जो टाइम है, पीरियड है, वो बहुत कम हो गया है और इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। तो अचानक से किसी दिन बहुत ज़्यादा पानी बरस जाता है और इतना नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेनफॉल के पैटर्न्स इतने इरेगुलर और इतने एग्रेसिव हो गए हैं। किसी जगह पर तो इतनी बारिश हो जाती है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, और किसी जगह पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मतलब ये सारी चीजें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। मैं बहुत टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं इस चीज को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक रिपोर्ट लिंक कर रही हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन 2019 का मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो दिल्ली में जुलाई और अगस्त में बहुत ही मॉडरेट बारिश हुई थी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन नवंबर और दिसंबर में इतनी घनघोर वर्षा हुई है, इतनी जबरदस्त बारिश हुई है कि ऐसा लग रहा था कि जुलाई और अगस्त, नवंबर, दिसंबर पे शिफ्ट हो गया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं है, ये एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी भी चीज के लिए ये अच्छा नहीं है। और ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का बिल्कुल क्लियर साइन है। जिस तरह से वेदर के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं ना, पानी की अवेलेबिलिटी अनप्रिडिक्टेड होती जा रही है। एक तो वैसे ही ओवर कंजम्पशन और मिस हैंडलिंग की वजह से पानी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, ऊपर से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से या तो फ्लड आ जाता है या फिर बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो किसी ना किसी तरीके से पानी की प्रॉब्लम हो ही जाती है। मतलब मानो अगर फ्लड आ गया तो जितना भी पानी है वो संक्रमित हो जाता है, जितने भी सोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो सारे ही संक्रमित हो जाते हैं। लोगों को वही कंटामिनेटेड वाटर पीना पड़ेगा, वही पानी कंज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद में तरीके तरीके की बीमारियां हो जाती हैं और लोगों का बहुत लॉस हो जाता है इसमें। इवन देश का बहुत लॉस हो जाता है इसमें। अगर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पानी में पैथोजन क्रिएट हो जाते हैं और वो पानी पीने लायक नहीं बचता। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं हम तो आरओ का पानी पी रहे हैं या फिर किसी और क्लीन सोर्स का पानी पी रहे हैं, तो किसी भी बुलावे में मत रहिएगा। प्रकृति अगर पनिश करने पे आ जाती है या बदला लेने पे आ जाती है ना, तो आपकी कोई टैक्टिक काम नहीं करती है। वो किसी ना किसी तरीके से इम्प्योर वाटर को आपकी बॉडी में पहुंचा ही देगी। बाय द वे, अगर आपको पता हो कि 2020 इस डिकेड के सबसे गर्म सालों में से एक था, जबकि एक्टिविटी लेवल इतना लो था कोरोना की वजह से, उसके बाद में भी ये हाल है, तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है और इसके रिस्पॉन्सिबल हम होने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए कि आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अपने 8-9 साल बाद पैदा होने वाले बच्चों को क्या बताया करेंगे कि हमने नलों से आता हुआ पानी देखा है। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस हैं, 8-9-10 साल बाद में तो ग्राउंड वाटर खत्म ही हो जाएगा, नलों से पानी आने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कितनी खतरनाक है, सोच करके ही कितनी खतरनाक स्थिति लगती है। देखिए, हम आखिरी जनरेशन है जो इन सिचुएशंस को रिवर्स कर सकते हैं अगर हम कलेक्टिव एफर्ट्स करें तो। अदरवाइज आगे की जनरेशन को देने के लिए अलावा गिल्ट के और कुछ रह नहीं जाएगा हमारे पास में। दोस्तों, जिस तरह से इरेगुलर वेदर पैटर्न्स की वजह से फ्लड यानी कि बाढ़ की स्थिति क्रिएट हो जाती है, उसी तरह से सूखे यानी ड्राउट की स्थितियां भी तो क्रिएट हो जाती हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने कितनी बार न्यूज में ऐसा सुना है कि किसान आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि बारिश नहीं हुई है तो उनका नुकसान हो गया है। या फिर कितनी बार महाराष्ट्र में किसानों ने रैलियां निकाली हैं, पूरे पूरे जुलूस निकाले हैं क्योंकि उनकी फसलें खराब हो गई थी सूखे की वजह से। और अगर आप पिछले दशकों के रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे ना, तो आपको ये खुद से समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल मॉनसून, नॉर्मल वेदर्स जो हैं ये बिल्कुल एबनॉर्मल हो गए हैं, अब तो आते ही नहीं है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से कुछ पार्ट तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और कुछ पार्ट बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है तो सब कुछ गर्मी हो जाएगा। धरती के कुछ पार्ट्स में तो एक्सट्रीम हीट और हीट वेव्स जनरेट होने लगती हैं, क्रिएट होने लगती हैं, लेकिन कुछ पार्ट में रिकॉर्ड कोल्ड, रिकॉर्ड विंटर्स आ जाती है। यही रीजन है कि अमेरिका के कुछ पार्ट में हर साल सर्दियां एक नया रिकॉर्ड बनाती हैं, लेकिन दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में गर्मियां हर साल नया रिकॉर्ड बनाती है। अब ये प्रोसेस, ये जो टोटल फेनोमेना है, ये किस तरह से होता है मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, अगर आप चाहें डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये काम करती है। दोस्तों, आप इमेज में देखेंगे मैं आपके लिए 1884 और 2019 का कंपैरिजन लेकर के आई हूं। अगर आप देखेंगे तो 1884 में हम किस जगह पर थे ग्लोबल वार्मिंग के मामले में, और उसके बाद में हम लोग 2019 में कहां पहुंच गए। मतलब इतनी कूल हुआ करती थी धरती और उसके बाद में एकदम हॉट हो गई है। और ये अच्छा वाला हॉट नहीं है, ये खराब वाला हॉट है, हमको इसकी वजह से बहुत नुकसान होने वाला है। अब
हम असर महसूस ही कर रहे हैं ना। आप देखिए, गर्मियां एक्सटेंडेड हो गई हैं, रेनी सीजन स्क्वीज हो गए हैं, और सर्दियां इतनी इरेगुलर हो गई हैं। इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये मैन मेड है, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। और अगर यही हालत रही ना, तो ये जो हमारे क्रॉप पैटर्न्स हैं, ये ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को कन्वेंशनल खेती के ऑल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे। दोस्तों, एक बात तो आपने भी ऑब्जर्व की होगी कि जैसे जैसे मेडिकल साइंस और ज्यादा इंप्रूव होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे लोगों में डेडली डिजीजेस और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो कैंसर हो गया, या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट अटैक, कोई भी बीमारी है, वो पहले से और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है वो पॉल्यूशन के साथ में ही है। अब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इन सारी ई वेस्ट, इन सारी चीजों पे मैं बहुत ज्यादा बात कर चुकी हूँ अपने पिछले वीडियोस में। अगर आप चाहें तो उनको चेक कर सकते हैं एक बार। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि वो जो हमारी बेफिक्री वाली जिंदगियां थी ना, वो खत्म हो चुकी है। जब हम लोग खेलने के लिए कैसे भी सड़क पर निकल जाते थे, या फिर सड़क के किनारे लगे हुए नल से कहीं पर भी पानी पी लेते थे, अब वो चीजें तो दोबारा नहीं लौट करके आने वाली हैं। अब क्लाइमेट चेंज के कुछ डायरेक्ट साइन डिस्कस कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले आता है कि ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं। मैंने मेल्ट होते हुए ग्लेशियर्स देखे हैं, और अगर इनका मतलब समझ में आता है आपको ना, तो बड़ा पेनफुल होता है सच में। देखिए, ग्लेशियर होते क्या है। अब अगर मैं इसको बहुत ही ब्रीफ में डिस्क्राइब करूं, तो वो ये है कि जो पहाड़ होते हैं, उनके ऊपर जो बर्फ की मोटी मोटी चादर जमा होती है, या फिर वहां पर जो एक स्ट्रक्चर बन जाते हैं बर्फ के, वो ग्लेशियर कहलाते हैं। ऑल्दो इसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया जा सकता है, बट अभी हमारे समझने के लिए इतना काफी है। तो दो नुकसान होंगे अगर ग्लेशियर्स पिघल गया तो। पहली बात तो ये है कि ये सारा पानी पिघल करके फाइनली तो समुद्रों में जाएगा ना, इससे समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाढ़ आ जाएगी इनमें। अब सोच कर देखिए कि अगर नदियों में बाढ़ आ जाती है तो संभालना मुश्किल हो जाता है, इतनी तबाही मचती है। अगर समुद्र में बाढ़ आ गई तो क्या होगा? पूरे पूरे स्टेट्स, आधे से ज्यादा भारत डूब जाएगा। और करते रहिएगा तब अखंड भारत। जब ग्राउंड लेवल पे काम करना है, तब काम करने को कोई तैयार नहीं है। अखंड भारत का नारा सब देने को तैयार है। जब भारत डूब जाएगा पानी में, तो काहेगा अखंड भारत? बचा ही नहीं कुछ भी। खैर, दूसरा अगर यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करती हूँ कि दूसरा क्या नुकसान होगा ग्लेशियर्स के पिघलने से, तो अब आप इसे ऐसे समझिए कि जो बर्फ है वो जो सन रेज होती हैं, सूरज की किरणें होती हैं, उनको रिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब अगर मानिए कि जैसे मेरी ये जो बॉडी है, ये बर्फ है, तो जो सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज की किरणें जब इसके ऊपर पड़ेंगी ना, तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि गर्मी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो पानी होता है ना, ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मतलब जो समुद्र होते हैं ना, वो और ज्यादा गर्म होते जाते हैं। तो अगर बर्फ के ऊपर पड़ रही है सूरज की किरणें, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। लेकिन अगर सूरज की किरणें समुद्र में पड़ती है, यानी पानी पे पड़ती है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है और हीट और ज्यादा बढ़ जाती है। आई होप कि मैंने सही से एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा खतरे में आ गई है। 6 मैस एक्सटिंक्शन में हम लोग चल रहे हैं। हर साल कोई ना कोई नया जीव या जंतु क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्शन वाली लिस्ट में आ ही जाता है। अगर मैं केवल एक एग्जांपल देकर के बताऊं कि किस तरह से ये जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, ये बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है, तो आप ऐसे समझिए कि अगर ग्लेशियर सारे पिघल जाएंगे, तो ये जो पोलर बेयर है, जो केवल इस तरह के माहौल में ही रहते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड वाले माहौल में ही रहते हैं, वो तो खत्म हो जाएंगे ना। उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस खत्म हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में एक पूरी स्पीशीज खत्म हो गई। और हम सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, प्लीज एक बार जरूर देखिएगा इसको। हम सबके डेस्टिनी एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं। अब ये जो गौरैया है, पतंगे हैं, बैक्टीरिया हो गए हैं, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। हमारा फ्यूचर इन सब के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं ना, तो फिर आप बहुत इनोसेंट है। थोड़ा सा और ज्यादा स्मार्ट होने की कोशिश करिए। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और मर जाए या जिंदा रहे, तो खुद को बचाने के लिए एटलीस्ट इन सारे ही जीव जंतुओं को बचाने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर ये सब कुछ खत्म हो गया ना, तो फिर आप भी खत्म हो जाएंगे। मतलब मैं भी खत्म हो जाऊंगी ऑब्वियसली।
ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। साइंटिस्ट ये समझ ही नहीं पा रहे इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेस को कैप्चर कैसे करें या फिर खत्म कैसे करें। ऑल्दो काम चल रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली अभी तक एक रोबस्ट सॉल्यूशन हाथ आया नहीं है। इसके अलावा समुद्र में जो हीट बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से समुद्रों का पीएच लेवल बदलता जा रहा है। मतलब कि हीट की वजह से ज्यादा एसिडिक होते जा रहे हैं समुद्र। अगेन बायोडाइवर्सिटी खतरे में है इसकी वजह से। तो अभी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। एक बात याद रखिएगा कि जो हर बीता हुआ दिन है ना, उसके कंपैरिजन में आने वाला हर दिन, हर साल और ज्यादा टफ होने वाला है हमारे लिए, अगर हम लोग अभी भी नहीं सुधरे तो। कई बार मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि पीपल डोंट केयर और सिंपली दे डोंट वांट टू केयर। पर मेरा सवाल ये है कि अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर सकते तो आपको क्या हक है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने का? अगर आप आने वाली जनरेशंस के लिए तबाही ही छोड़कर जाने वाले हैं तो आपको क्या हक है बच्चे पैदा करने का? अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को, नेशनल रिसोर्सेज को लिटरली रेप कर रहे हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से रेप करवा रहे हैं, तो आपको क्या हक है खुद को नेशनलिस्ट कहने का? आप किस तरह से ईश्वर से कुछ भी मांगने की हिम्मत कर पाते हैं अगर ईश्वर की दी हुई इस प्रकृति का ही आप इतना अपमान कर रहे हैं तो? क्यों जंगल उजाड़ करके अगर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट पास करती है तो आप शांत रह जाते हैं? एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के तौर पे हम लोग एनवायरनमेंट को उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते जितना ज्यादा हम लोगों को इसके रिपरकेशंस को झेलना पड़ता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम किसी गलत इंसान, गलत कंपनी या फिर गलत एक्टिविटी को होने देते हैं, उनको अपोज नहीं करते हैं। याद रखिएगा ये आखिरी कोविड नहीं है। कोविड के बाद की जो सिचुएशंस है ना, उनसे लड़ना और टफ होने वाला है हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई वुड अप्रिशिएट इफ यू विल सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू गाइज, बाय।